नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं आपको कक्षा 10 के 9वें अध्याय के अंतिम पार्ट में बताऊंगा कि नव डार्विनवाद किसे कहते हैं और उत्परिवर्तनवाद क्या होता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि डार्विनवाद की आलोचना क्या क्या डार्विनवाद की आलोचनाएं थी, किन किन चीज़ों पर डार्विन का ध्यान नहीं गया या डार्विन की कमियां रह गई, उनके बारे में जानते हैं। डार्विनवाद जो था उसकी प्रमुख कमी यह थी कि डार्विन ने विभिन्नताओं के कारणों को स्पष्ट नहीं किया। देखेंगे कि डार्विनवाद विभिन्नताओं की उत्पत्ति एवं कारणों पर प्रकाश नहीं डाले। डार्विनवाद यह बताने में असमर्थ रहा कि विभिन्नताएं क्यों होती हैं और उसके क्या कारण थे। दूसरी जो आलोचना है डार्विनवाद की वह है उपयोगी अंगों की उपयोगिता की सीमा को नहीं बताता है। डार्विनवाद जो है अंगों की उपयोगिता, किसी भी अंग का हम निरंतर प्रयोग कर रहे हैं तो कब तक करेंगे, उसकी क्या लिमिट है, इसके बारे में नहीं बता पाए। इसके उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया आयरलैंड के 12 सिंगों एवं स्वीडोलान श्रेणी के चीता। आयरलैंड का जो 12 सिंहा था उसकी सिंहों का इतना विकास हुआ, अंगों का इतना विकास हुआ कि आयरलैंड के जो 12 सिंहा थे वह उसकी विलुप्ति का कारण बने। आयरलैंड के 12 सिंगे में सिंह इतनी विकसित हो गई कि जब वह शिकारी जब दौड़ाते थे उसको, तो वह झाड़ियों में छिपने के लिए जब जाता था तो उसकी सींग फंस जाती थी और आसानी से पकड़ लिया जाता था शिकारी द्वारा, और वही उसकी विलुप्ति का कारण बना। इसके बारे में डार्विनवाद नहीं बता पाए कि अंगों को हम किस सीमा तक विकास कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि स्वीडोलान श्रेणी के चीता। स्वीडोलान श्रेणी का जो चीता था वह मांसाहारी था और उसकी दांतों का इतना तेजी से विकास हुआ। प्रारंभिक अवस्था में जब विकास हुआ तो वह अपने शिकार को करने में आसानी से फाड़ कर चीर कर खा लेता था, किंतु जब वही आवश्यकता से अधिक अंगों का विकास हुआ, दांत उसके अधिक विकसित हुए और एक समय ऐसा है कि उसके जबड़े फट गए और उसकी विलुप्ति का कारण बने। तो यह डार्विनवाद की दूसरी आलोचना है। डार्विनवाद की तीसरी आलोचना देखेंगे कि डार्विनवाद उत्परिवर्तन के बारे में, कोई भी जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, प्राकृतिक चयन हुआ है, वह कैसे हुआ है, अचानक कैसे होता है, इसके बारे में डार्विनवाद नहीं बता पाया। अब जब डार्विनवाद की आलोचना जब हो गई तो उस तथ्यों को नव डार्विनवाद में हम जान रहे हैं कि नव डार्विनवाद क्या कहलाता है। नव डार्विनवाद में डार्विन जो 1859 में जब डार्विनवाद छपा तो लगभग 40 वर्षों तक वैज्ञानिकों का ध्यान अटूट विश्वास बना रहा डार्विनवाद पर, और वह जो काल था डार्विनवाद का भावुक काल कहलाता है। सन 1859 से लगभग 40 वर्षों तक डार्विन का भावुक काल था, क्योंकि वैज्ञानिकों का अटूट विश्वास था। 19वीं सदी जब शेरमैक, ह्यूगो डिब्रीज और कोरेंसन वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किया, मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों की जब खोज किए तो डार्विनवाद की जो तीव्र आलोचना हुई, और वह समय यानी 19वीं सदी से लगभग 30-35 वर्षों का जो समय था वह डार्विनवाद का अज्ञेयवाद वाली काल था। 19वीं सदी से के 30-35 वर्षों तक डार्विनवाद का अज्ञेयवादी काल था, क्योंकि वैज्ञानिकों का उन पर संदेह उत्पन्न हुआ। अब हम जानेंगे कि जब जेनेटिक्स, आनुवंशिकता के बारे में लोगों को ज्ञान हो गया 19वीं सदी में, जब मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हो गई, तो कुछ वैज्ञानिक जो थे उन्होंने डार्विनवाद को जीन ढांचे में ढालकर नव डार्विनवाद प्रस्तुत किया। आप देखेंगे नव डार्विनवाद के अनुसार उन्हीं विभिन्नताओं का महत्व होता है जो जीन ढांचे की विभिन्नताओं पर आधारित होते हैं, यानी जीन ढांचों पर जो विभिन्नताएं होती हैं उन्हीं विभिन्नताओं का महत्व होता है और वही वंशागत होते हैं। डार्विनवाद के बाद से अगला जो सिद्धांत है जैव विकास का वह है उत्परिवर्तनवाद। डार्विनवाद के समय में जब वैज्ञानिकों ने पौधों में अचानक कुछ अलग अलग लक्षणों को देखा तो उन्होंने अलग अलग नाम रखा। जैसे डार्विन जब पौधों में कुछ अचानक लक्षणों को देखे तो उन्होंने कहा कि ये नवोदय प्रदर्शन है। बेटसन ने देखा कि पौधे में कुछ ऐसे लक्षण थे जो उनके पूर्वज में थे, अचानक उत्पन्न हो गए। ऐसे लक्षणों को उन्होंने विच्छिन्न विभिन्नताएं कहा। अब सन 1901 ईस्वी में हालैंड के वनस्पति शास्त्री ने एक जैव विकास का सिद्धांत दिया जिसे हम लोग म्यूटेशनवाद या उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। आइए हम जानते हैं उत्परिवर्तनवाद किसे कहा जाता है
और इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं। देखेंगे उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, म्यूटेशन किसे कहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जनक या माता पिता में न होकर उनकी संतानों में अचानक दिखाई देते हैं। ऐसे लक्षणों को ही उत्परिवर्ती लक्षण और इस वाद को, इस सिद्धांत को उत्परिवर्तनवाद कहा गया है। और इस वाद के जन्मदाता हालैंड के वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज जो यूरोप में है वह थे। और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वह आइनोथेरा लैमार्कियाना पौधे पे किया था, जिसे सांध्य प्रिमरोज कहा जाता है, इवनिंग प्रिमरोज कहा जाता है। इसे जापानी 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्होंने क्या कहा था अपने सिद्धांत में, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जनकों में न होकर उनकी संतानों में अचानक उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे लक्षणों को उत्परिवर्ती लक्षण और इस वाद को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। इस वाद के जन्मदाता यूरोप के हालैंड देश के वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज थे। इन्होंने अपना प्रयोग आइनोथेरा लैमार्कियाना या इवनिंग प्रिमरोज या सांध्य प्रिमरोज के पौधे पर किया था, जिसे हम लोग जापानी 4 o'clock के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने अपने सिद्धांत को 5 बिंदुओं में दिया था उत्परिवर्तन के सिद्धांत को। पहला देखेंगे हम लोग, पहला बिंदु, नई जीव जातियों की उत्पत्ति क्रमिक न होकर अचानक हुए उत्परिवर्तन से होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे क्रमिक छोटे छोटे परिवर्तन होते थे और नई जीव जातियों की उत्पत्ति होती थी। किंतु इस वाद में ये कहे थे ह्यूगो डी ब्रीज कि जो नई जीव जातियों की उत्पत्ति होती है वो क्रमिक न होकर अचानक अकस्मात कोई परिवर्तन होता है, उसके कारण नई जीव जाति की उत्पत्ति होती है। दूसरा बिंदु इनका देखेंगे, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। उत्परिवर्तन की कोई लिमिट नहीं होती है कि कम होगा कि ज़्यादा होगा, यानी उत्परिवर्तन अनिश्चित होता है, लाभदायक और हानिकारक निरर्थक भी होता है। तीसरा बिंदु, उत्परिवर्ती लक्षण दिखाई देने वाला पहला सदस्य उत्परिवर्तक सदस्य कहलाता है। ऐसा सदस्य जिसमें पहली बार उत्परिवर्तन होता है, जिसे प्राथमिक सदस्य कहते हैं, वह उत्परिवर्तक कहलाता है। और चौथा बिंदु है, सभी जीवों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, प्रत्येक जीवधारी में उत्परिवर्तन की नेचुरल प्रवृत्ति होती है। और पांचवा बिंदु और अंतिम बिंदु देखेंगे कि जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन, एक ही जाति के अलग अलग सदस्यों में अलग अलग प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। अपने अंतिम पार्ट में मैंने आपको कक्षा 10 के 9वें चैप्टर को कंप्लीट किया। जो भी इस चैप्टर में आपकी दुविधाएं हैं, जो चीज़ें समझ में न आती हो, उसको कमेंट के माध्यम से पूछेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।